Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो एकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है और यहाँ हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नए सोच और नए तरीके से अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। इस एमसीक्यू को शुरू करने से पहले पिछले एमसीक्यू में मैंने एक क्वेश्चन किया था कि सामाजिकरण की परिभाषा आपको एक लाइन में बतानी थी। इसका सही आंसर बंटी मौर्य जी ने दिया है, जिनका उत्तर बहुत ही सही और सटीक है। तो उनको थैंक्स, और मुझे उनके आंसर से यह भी लग रहा है कि वो बहुत मन लगाकर पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, कृषक समाज की अवधारणा का विकास निम्नलिखित में से किसने किया? ए. आंद्रे बेतेई, बी. रॉबर्ट रेडफील्ड, सी. मैकिम मेरियट, डी. ऑस्कर लेविस। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजी है, बहुत लोग जानते भी होंगे। तो चलिए, कृषक समाज की अवधारणा का कौन देते हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय देते हैं। तो फर्स्ट का आंसर तो हमारा हो गया यहाँ बी। लेकिन अब हमें क्या करना है, इनसे संबंधित या कृषक समाज से संबंधित कुछ और बातों को भी हमें जान लेना है। ठीक है, तो रॉबर्ट रेडफील्ड यह सबसे पहले देखिए कहाँ, मैक्सिको के चानकोम गांव का अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये हो जाता है कि यह लिटिल कम्युनिटी इनकी एक बुक है। इसी बुक में यह लघु समुदाय की अवधारणा देते हैं। साथ ही यह लोक समाज की भी अवधारणा देते हैं। लोक समाज की भी अवधारणा देते हैं। नेक्स्ट, यह कृषक समाज की भी अवधारणा देते हैं। ठीक है, जो कि हमारा आज का क्वेश्चन है। साथ ही यह लघु एवं दीर्घ परंपरा की भी बात करते हैं। नोट करते रहिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। सारी चीज़ें आपको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाती हैं। कोई भी हम क्वेश्चन उठाते हैं तो उस क्वेश्चन से संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित हमें जितनी जानकारी हो सकती है यथासंभव हम यहाँ देने का प्रयास करते हैं, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, हेल्पफुल भी रहेगा। नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट इनकी जो अवधारणा आ जाती है, यह कृषक समाज देख लिया हमने, लघु परंपरा, दीर्घ परंपरा। नेक्स्ट ये कहते हैं लोक नगरीय सातत्य। लोक नगरीय सातत्य की अवधारणा सर्वप्रथम यही देते हैं। ठीक है, तो यहाँ इनकी कुछ अवधारणाएं हैं। अब यहाँ देखें कि लोक समुदाय जो है, लघु समुदाय, इसकी ये 4 विशेषताएं बताते हैं। 4 विशेषताएं बताते हैं। इसकी 4 विशेषताएं क्या है? इसका फॉर्मूला है SDHS। लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता। नोट कर लीजिएगा। स्मॉलनेस, डिस्टिंक्टिवनेस, होमोजेनिटी एंड सेल्फ डिपेंडेंसी। तो ये क्या है? 4 तरह की विशेषताएं हैं जो कि लघु समुदाय की इम्पोर्टेंट है। यह अक्सर क्वेश्चन में पूछता है। नेक्स्ट देखिए, अगर कृषक समाज को यह कहते हैं कि यह अवशिष्ट समाज है। कृषक समाज को यह अवशिष्ट समाज मानते हैं। कहते हैं कि जनजातियों से जो कुछ बचता है वो जो वही कृषक समाज है। तो इसे ये अवशिष्ट समाज भी कहते हैं। क्रोबर महोदय इसे मध्यवर्ती समाज कहते हैं। क्रोबर महोदय इसे मध्यवर्ती समाज कहते हैं। तो यहाँ जो भी जानकारियां हैं इसे नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन है, जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेता है तो उससे इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए. आधुनिकीकरण, बी. सर्वव्यापीकरण, सी. पश्चिमीकरण, डी. संस्कृतिकरण। देखिए, जो मैंने पिछले बार क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा वो कैसे क्वेश्चन बन के आ गया। तो इसीलिए मैं जो भी क्वेश्चन पूछती हूँ उसका आंसर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देंगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि आपकी स्टडी किस लेवल की है। तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर तो मोस्टली लोग जानते होंगे, संस्कृतिकरण। तो 2 का आंसर हो गया यहाँ डी। चलिए, इससे संबंधित कुछ और जानकारी भी हम लोग देख लें। संस्कृतिकरण से संबंधित बहुत सारी जानकारी को हम लोगों ने पिछले एमसीक्यू में देखा है और उससे भी इतर कुछ और चीज़ यहाँ देख लेते हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी थी? M.N. श्रीनिवास ने। हम सभी जानते हैं M.N. श्रीनिवास। इसे यह पहले
संस्कृतिकरण नाम देने से पहले इसे ब्राह्मणीकरण इसे इन्होंने नाम दिया था, तो फिर बाद में इन्हें बदल के संस्कृतिकरण रखना पड़ा। संस्कृतिकरण को देखें तो यह एक संदर्भ समूह की जो अवधारणा है मार्टन ने दी थी, उसी से मिलती जुलती अवधारणा है। यह क्वेश्चन के रूप में आ जाएगा कि संदर्भ समूह या संस्कृतिकरण किस अवधारणा से संबंधित है, तो यह आप यहाँ दे सकते हैं, संदर्भ समूह से संबंधित है। दूसरा, संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण भी कहते हैं। कौन कहते हैं? अग्रिम समाजीकरण कौन कहते हैं? योगेंद्र सिंह कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, योगेंद्र सिंह कहते हैं। संस्कृतिकरण को देखें तो संस्कृतिकरण किस बुक में इन्होंने दिया था? एम.एन. श्रीनिवास ने। इनकी बुक थी रिलीजन एंड सोसाइटी, रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, नोट कर लीजिए। और यहाँ हम लोगों ने क्या देख रहा था कि संस्कृतिकरण को, इस संस्कृतिकरण के माध्यम से एम.एन. श्रीनिवास ने बताया कि जहाँ जाति को हम लोग कहते हैं कि बंद समूह है, वहीं इन्होंने कहा कि जाति में गतिशीलता संभव है। इसी कोटेशन को, इसी चीज़ को क्वेश्चन के रूप में आपको बना कर दे सकता है। जाति में गतिशीलता संभव है, जिससे संबंधित आगे भी क्वेश्चन आएंगे तो उसे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में किस तरह से पूछता है। तो 2 का आंसर यहाँ देखा हम लोगों ने डी। आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, ये भी अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास की है। सर्वव्यापीकरण अर्थात जो चीज़ सभी जगह मिलता है वो सर्वव्यापीकरण कहलाएगा। तो 2 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? ए वर्ष 1950, बी वर्ष 1952, सी वर्ष 1955, डी वर्ष 1961। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मे भी आपको यह आप मैचिंग में पूछ सकता है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का हमारा आंसर होगा बी 1952 में। तो इम्पॉर्टेंट ये सारे जो ईयर्स हैं इसके बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। वर्ष 1950 में जमींदारी प्रथा उन्मूलन अधिनियम आया था। जमींदारी प्रथा उन्मूलन अधिनियम आया था। ठीक है, नोट करिएगा। 1952 में तो ये आया ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ कार्यक्रम। 1955 में हमारा आता है हिंदू विवाह अधिनियम। हिंदू विवाह अधिनियम, इसके साथ ही अस्पृश्यता उन्मूलन, अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम। और 1961 में दहेज उन्मूलन या दहेज प्रतिषेध नियम भी आता है। तो ये इंपॉर्टेंट चारों ईयर्स हम लोगों ने देखा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि 1950 ये जो ईयर है यह हमारे भारत में किस चीज़ के लिए और जाना जाता है। देखते हैं इसका आंसर कितने लोग सही दे पाते हैं। तो 3 का आंसर यहाँ हम लोगों ने देखा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान की कौन सी विशेषता नहीं है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी विशेषता नहीं है, यह हमें बताना है। ए, ग्राम में प्रजातांत्रिक नेतृत्व का विकास या उदय, बी, शिक्षा व युवकों के महत्व में वृद्धि, सी, भूस्वामित्व, परिवार व जाति के प्रभाव में ह्रास, डी, उच्च वर्ग की प्रधानता व प्रमुखता। तो ग्रामीण नेतृत्व कब होगा? जब जहाँ ग्राम पंचायत होगी, ग्राम पंचायत हो गए। और ग्राम पंचायत से क्या हमें याद आता है? पंचायती राज व्यवस्था, और उसी से संबंधित यह क्वेश्चन पूछ रहा है, पंचायती राज व्यवस्था से। तो जब पंचायती राज व्यवस्था आएगी तो क्या होगा? प्रजातांत्रिक नेतृत्व का उदय होगा। लोग, ग्रामीण नेतृत्व है जो ग्राम में, गांव के विकास में, गांव की राजनीति में लोग भाग लेंगे, तो ये तो होगा ही। दूसरा हो जाता है शिक्षा व युवकों के महत्व में वृद्धि, बिल्कुल होगी, क्योंकि यहाँ पंचायती राज में चुनाव लड़ने की आयु क्या है? 25 वर्ष है। तो इसलिए युवकों के महत्व में वृद्धि हो जाती है। बच्चे जो 24 ईयर्स के हो चुके हैं तो वो पंचायती राज के अंतर्गत गांव से चुनाव लड़ सकते हैं।
तो भूस्वामित्व परिवार व जाति के प्रभाव में ह्रास, क्योंकि यहाँ SC ST और महिला को आरक्षण मिलता है इसके अंतर्गत, तो बहुत सारे समाज में चेंजिंग भी देखने को मिलता है और उच्च वर्ग की प्रधानता व प्रमुखता यह खत्म हो जाती है, क्योंकि जब हमारे गांव से कोई SC ST महिला या कोई भी जो शिक्षक जो शिक्षित हो, इस तरह के लोग जब आगे आएंगे, गांव का नेतृत्व करेंगे, तो उच्च वर्ग की प्रधानता और प्रमुखता निश्चित रूप से अपने आप ही स्वाभाविक रूप से कम होने लगेगी। तो 4 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ? D। 4 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित विचारकों में अंत्योदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? A महात्मा गांधी, B विनोबा भावे, C जयप्रकाश नारायण, D राम मनोहर। तो ऑप्शन को देखें तो महात्मा गांधी नहीं है, महात्मा गांधी सर्वोदय शब्द देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। सर्वोदय शब्द महात्मा गांधी देते हैं, ठीक है। विनोबा भावे भूदान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, भूदान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश नारायण यह अंत्योदय शब्द देते हैं, ठीक है, नोट करिएगा अंत्योदय शब्द। तो हमारा आंसर मिल गया यहाँ 5 का C। राम मनोहर लोहिया यह एक समाजवादी नेता है। तो 5 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, संस्कृतिकरण है A संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया, B एक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, C एक स्थितिक परिवर्तन की प्रक्रिया, D उपयुक्त सभी। तो संस्कृतिकरण से संबंधित बहुत सारी चीज़ें, इन तथ्यों को हम लोगों ने देखा। तो देखें यहाँ संस्कृतिकरण क्या है, यह एक स्थिति में परिवर्तन है, क्योंकि जब निम्न जाति के या निम्न समुदाय के लोग जब ऊपर के लोगों के कल्चर को अपनाने का प्रयास करते हैं तो ये संस्कृतिकरण कहलाता है। तो यह क्या है कि संस्कृति के में जो परिवर्तन है, संस्कृति का जो परिवर्तन है तो वह ऊर्ध्वगामी है, ऊर्ध्वगामी है। लेकिन फिर भी यह क्या है, यह अपना सिर्फ स्थिति परिवर्तन कर पाते हैं, इनमें सामाजिक परिवर्तन नहीं होता, स्थिति परिवर्तन होता है। तो इसलिए यह क्या होगी, सांस्कृतिक ऊर्ध्वगामी भी हो सकती है, नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ सांस्कृतिक ऊर्ध्वगामी इस शब्द से भी संबंधित क्वेश्चन बनता है। तो संस्कृतिकरण क्या है, एक सांस्कृतिक ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया भी है और इससे सिर्फ स्थितीय परिवर्तन होता है, न कि सामाजिक और संरचनात्मक। तो 6 का आंसर हम लोगों का होगा यहाँ C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सर्वप्रथम प्रभु जाति की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? A योगेंद्र सिंह, B MN श्रीनिवास, C आंद्रे बेतेई, D ऑस्कर लेविस। तो प्रभु जाति की अवधारणा बहुत इजी क्वेश्चन आप लोगों को लगा कि प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी थी? MN श्रीनिवास ने। तो 7 का आंसर तो हम लोगों को मिल गया यहाँ B। तो और इससे संबंधित कुछ और बातों को देख लें। प्रभु जाति की अवधारणा किस बुक में देते हैं? द डोमिनेंट कास्ट इनकी बुक है, इसमें यह प्रभु जाति की अवधारणा देते हैं। प्रभु व्यक्ति की बात कौन करता है? SC दुबे कहते हैं कि समाज में प्रभु जाति प्रभुत्व नहीं होता है, जाति का नहीं बल्कि व्यक्ति का प्रभुत्व होता है, जिसे ये प्रभु व्यक्ति कहते हैं। तो यह SC दुबे हो जाते हैं। प्रभु गुट की बात कौन करता है? प्रभु गुट की बात ऑस्कर लेविस करते हैं। प्रभु समूह की अवधारणा कौन देते हैं? प्रभु समूह की अवधारणा एंथनी कार्टर देते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, नोट कर लीजिएगा। और कुछ देखते हैं इससे संबंधित। योगेंद्र सिंह, इनकी बुक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। वह कहते हैं कि आधुनिकता के हाथ तो कभी कभी हमारी परंपरा भी क्या है, मजबूत हो जाती है, इंडियन ट्रेडिशन। तो यहाँ 7 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन थे? A बीरबल साहनी, B पुरी, C होमी जहांगीर भाभा, D स्वामीनाथन। तो हरित क्रांति
के संबंधित कौन है? स्वामीनाथन है। तो 8 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ डी। इसी तरह से आपको पीत क्रांति, नीली क्रांति, मत्स्य क्रांति, इस तरह से बहुत सारी क्रांतियों के बारे में पढ़ना है। अगर आप लोग को इस तरह की जानकारी चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, मैं उससे संबंधित वीडियो बना दूंगी। तो 8 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जजमानी संबंधों की प्रकृति होती है? ए अस्थायी, बी अस्थायी, सी अनुबंध परक, डी जजमानी इच्छा पर निर्भरशील। तो क्वेश्चन को देखिए कैसे हल करेंगे। जजमानी संबंध ये कहाँ होंगे? गांव से संबंधित होते हैं। तो गांव में लोगों की जनसंख्या क्या होती है? सीमित होती है। ठीक है, सीमित होगी तो यहाँ जो कार्य करता है, और यहाँ क्या है? लोक समाज है। तो जो जिस तरह का कार्य करता है वो परंपरागत वो उसी तरह का कार्य करता है। तो इंसान को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, इनको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, किसी को सिर्फ ये आपस में ही एक अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो इसी तरह से इनके बीच जजमानी व्यवस्था आई इसी को लेकर। तो ये जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखें कि जैसे किसी को बाल कटाना है, बाल कटवाना है, तो गांव में कितने नाई होंगे? 1 या 2 हो सकते हैं। तो जो सेवा देगा वो कमीन होगा और जो सेवा लेगा वो जजमान होगा। तो इनके बीच क्या होगा? सिर्फ इन्हीं दोनों लोगों के बीच से वो हमेशा सेवा लेगा और देगा। तो इस तरह के इनके बीच जो संबंध हमेशा लगातार बने रहेंगे, तो ये किस तरह के संबंध हो जाएंगे? अस्थायी हो जाएंगे। तो 9 का आंसर होगा यहाँ बी। अनुबंध परक यह क्या है? आज के आधुनिक समाज की है कि अगर एक यहाँ नहीं सैलून में मिला तो हम दूसरे सैलून में चले जाते हैं, दूसरी जगह अपना काम करवा लेते हैं। तो यह आधुनिक समाज का लक्षण हो जाएगा। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नगरवाद जीवन की एक पद्धति है, कहा गया था? ए एल्बर्ट द्वारा, बी पार्क बर्गेस द्वारा, सी गेडिस द्वारा, डी किंसले डेविस द्वारा। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ए लुईस बिर्थ। लुईस बिर्थ नगरवाद की अवधारणा देते हैं, अर्थात नगरीकरण की अवधारणा देते हैं। नगर की संरचना क्या है, इन सबसे ये नहीं है, इन सबसे अलग ये नगरीकरण कैसे गांव के लोग या किस तरह से नगर का विकास होता है, नगरी जन जीवन को लोग कैसे अपनाते हैं या नगरीकरण किसे कहते हैं, इससे संबंधित उन्होंने अपने विचार दिए हैं। तो नगरीकरण की ये बात करते हैं। नगरीकरण में कहते हैं कि इसके 3 विशेषताएं होती हैं। 3 विशेषताएं कौन सी हैं? ये कहते हैं कि लोगों में क्या है? विषमता होगी, दूसरा लोगों में निर्भरता होगी, और लोगों में दिखावापन होगा। तो वो क्या होगा? नगर माना जाएगा। और दूसरा यहाँ 3 तरह के तत्व भी बताते हैं। नगर के 3 तत्व भी बताते हैं कि यहाँ कहते हैं कि बृहद आकार होता है, बृहद आकार होता है। दूसरा कहते हैं यह घनत्व होता है, और तीसरा ये कहते हैं कि यहाँ विषमता होती है, कि कई तरह के लोग, कई धर्म के लोग, कई जाति के लोग, कई विचारों को रखने वाले लोग, कई पेशों के लोग नगर में साथ साथ रहते हैं। तो यहाँ 3 तरह के तत्व और 3 तरह की विशेषताएं नगरवाद से संबंधित ये बताते हैं। इनकी बहुत इम्पोर्टेंट बुक है या उनके कृति है द घेट्टो, जिसमें यह मलिन बस्ती की बात करते हैं और जिसकी तुलना यह लिटिल इटली से करते हैं। क्या है द घेट्टो? क्या है? मलिन बस्ती की बात इसमें की है। तो 10 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ब्राह्मणीकरण की अवधारणा का प्रथम इस्तेमाल किया गया था? ए आंद्रे बेतई द्वारा, बी एफ.जी. बेली द्वारा, सी एम.एन. श्रीनिवास द्वारा, डी योगेंद्र सिंह द्वारा। तो क्वेश्चन को देखें तो ब्राह्मणीकरण की बात एम.एन. श्रीनिवास करते हैं, जिसका इन्होंने बाद में नाम बदल के संस्कृतिकरण रखा था। अभी मैंने इस चर्चा की थी पिछले क्वेश्चन में। तो आंसर तो बहुत इजीली हम लोग को मिल गया कि ब्राह्मणीकरण की चर्चा कौन करते हैं? एम.एन. श्रीनिवास करते हैं। वो कहते हैं कि
जो नीचे की जातियां हैं, ऊपर की जातियां मुख्य रूप से ब्राह्मण जाति के लोगों का, उनके कल्चर को अपनाने का प्रयास करती हैं, तो इसलिए उन्होंने ब्राह्मणीकरण नाम रखा था। बाद में आलोचना होने पे इन्होंने इसका नाम बदल के संस्कृतिकरण कर दिया। तो 11 का आंसर यहाँ हम लोगों ने देखा सी। तो आई थिंक आज का जो MCQ है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको आप यहाँ नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा खासा एक्स्ट्रा एडिशनल जानकारी आप लोगों को कलेक्ट हो जाएगी। तो मेरे जो वीडियो है वो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और पॉजिटिव कमेंट्स दें। जो मुझे फीडबैक मिलता है, मुझे आप लोग के कमेंट से मालूम चलता है कि मैं इस तरह के MCQ आप लोग के लिए आगे बनाती रहूं और इससे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाएं। तो आई थिंक आज का जो MCQ है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।